तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। अगर आप लोगों को त्योहारों से फुर्सत मिल गई है तो अब आप लोग मेहनत करना शुरू कर दीजिए और ये मान के चलिए कि आज हिंदी की एक हिसाब से अंतिम वीडियो है आपकी क्लास टॉपिक के हिसाब से, क्योंकि आपके पास जो टॉपिक बचता है इसके बाद वो बचता है हिंदी कंप्यूटिंग वाला टॉपिक, और वो मैं अभी नहीं कराऊंगा। वो सिर्फ और सिर्फ तब होगा जब मैं आपको पूरा कंप्यूटर करा दूं और उसके बाद एक क्लास आपकी एग्ज़ाम से पहले पहले, यानी एग्ज़ाम से 10 दिन पहले, 5 दिन पहले, 8 दिन पहले, उस समय हम आपको हिंदी कंप्यूटिंग के बारे में थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे दूंगा, क्योंकि वो एक प्रैक्टिकल टॉपिक है। उसको कंप्यूटर की सहायता से पढ़ाना ज़्यादा बेहतर रहता है, लेकिन वो यहाँ पे पॉसिबल है नहीं। लेकिन आपके एग्जाम की दृष्टि से क्या क्वेश्चन आ सकता है, थ्योरेटिकल जो क्वेश्चन बनता है, फैक्ट कोई बनता है, तो वो मैं आपको करा दूंगा, वो बाद में कराऊंगा। ठीक है। इसके बाद एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे हर संडे को, मतलब संभावना यही है आज से हर संडे को मैं आपको हिंदी के प्रैक्टिस का, मतलब कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चन आंसर नहीं कराऊंगा, यानी जो टॉपिक हमने पढ़े हैं वहां से किस प्रकार का क्वेश्चन आपको तैयार करके जाना है। जैसे मैंने कोई चैप्टर पकड़ा, पहला ही चैप्टर, दूसरा चैप्टर अगर मैंने पकड़ लिया कि यार चलो हम आज मतलब स्वर और व्यंजन वाला या इसके साथ कोई और चैप्टर पकड़ लेते हैं, तो दो चैप्टर मैं पकड़ूंगा हिंदी ग्रामर के, और आप लोगों को उससे बता दूंगा कि क्या क्या क्वेश्चन आप लोगों को तैयार करके जाना है, किस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, वो मैं हर संडे को आपको करा दूंगा। ठीक है। दूसरी बात, हिंदी के सेशन को लेके मिनिमम 15 मार्क्स का आपको टारगेट लेके चलना होगा, यानी आउट ऑफ 20 अगर आप 15 नंबर का टारगेट लेके चलते हैं और किसी भी केस में अगर आप 15 नंबर या उससे ऊपर ले आते हैं तो आप बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन में आ जाएंगे सिलेक्शन के। क्योंकि उत्तराखंड में हमेशा से कहता हूँ, आप लोगों ने बहुत पढ़ी हुई है, कुछ भी कर लीजिए, एक पीक पॉइंट होता है, उससे आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो 30 नंबर, 32 नंबर, 35 नंबर के आसपास आप लाते हैं या 25, 27, 28 लेके आते हैं, वो लगभग मैक्सिमम जो मास होता है जिसका सिलेक्शन होता है वो उत्तराखंड में उसी रेंज में घूमता है, यानी 25 से 35 के अराउंड ही उत्तराखंड में मार्क्स लेके आते हैं अधिकांश बच्चे जिनका सिलेक्शन होता है। और जीएस हमेशा से क्या करता है, रोल प्ले करता है आपके सिलेक्शन में, और इस बार भी आपका क्या होगा, जिस और कम ध्यान हर कोई देता है वो आपका क्या करता है, जिसकी जीएस थोड़ा स्ट्रांग है और उत्तराखंड उसने एवरेज बना ली, यानी ठीक ठाक पढ़ ली है, और हिंदी उसने ठीक ठाक कर ली, तो मान के चलिए जीएस की वजह से उसके सिलेक्शन का चांसेस बढ़ जाता है। अब रहता है अंतिम चीज़ आपकी, अंतिम चीज़ का मतलब कंप्यूटर आप लोग पढ़ ही रहे हैं। करंट अफेयर उत्तराखंड की ज़्यादा फोकस करनी है, इंडियन करंट अफेयर पे बहुत ज़्यादा टाइम मत वेस्ट करना, क्योंकि इंडियन करंट अफेयर ग्रुप सी के लेवल पे अगर आप लोग देखते हैं यूके SSC के लेवल पे बहुत ज़्यादा आपसे नहीं पूछेगा। ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, अर्थालंकार। हमने क्या देखा था, शब्दालंकार देखा था, आज हम देखेंगे अर्थालंकार। अर्थालंकार का मतलब क्या है, अर्थ के आधार पे काव्य की शोभा बढ़ना। जैसे वहां क्या था, शब्द के आधार पे काव्य की शोभा बढ़ना, यहाँ पे क्या होगा, अर्थ के आधार पे काव्य की शोभा अगर बढ़ रही है तो ऐसी जगह कौन सा अलंकार होता है, अर्थालंकार होता है। तो सीधे सीधे डेफिनेशन लिख लीजिए, अर्थ के आधार पे काव्य की शोभा बढ़ेगी। ठीक है। इसमें क्या होगा, अर्थ के आधार पे काव्य की शोभा। थोड़ा सा अपनी स्पीड ना पढ़ने की, यानी घर पे भी पढ़ते हो तो उसको डबल कर लो। और हिंदी में ये मान के चलो, जहां मैंने कहा था सम, तद्भव, विलोम, पर्यायवाची और ये सब चीजें हैं, इसको अच्छे से तैयार करना। अगर आपको ग्रामर नहीं आती तो यानी 5-6 नंबर कहीं नहीं गया से। ठीक है। तो अर्थ के आधार पर अगर काव्य की शोभा बढ़ती है, अर्थ के आधार पर काव्य की शोभा क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है। तो ऐसी जगह कौन सा अलंकार आपको देखने को मिलेगा, अर्थालंकार। जबकि शब्द के आधार पर अगर काव्य की शोभा बढ़ती है तो वहां पे क्या होता है, शब्दालंकार। अब ध्यान रखना, अर्थ के आधार पे कहने का मतलब क्या होगा, इस अर्थालंकार के कितने टाइप होते हैं, यानी मेन से मतलब ये है कि इसके सर कितने टाइप होते हैं। टाइप इसके बहुत ज्यादा है, यानी आप इसका कोई नंबर भी नहीं पूछने वाला कि अर्थालंकार के कितने टाइप है। अर्थ के अलंकार हो गए ना, वो कितने टाइप के हो सकते हो, हम मेन पढ़ेंगे। मेन का मतलब जैसे उपमा पढ़ेंगे, हम रूपक पढ़ेंगे, उत्प्रेक्षा पढ़ेंगे, इसके अलावा प्रतीप पढ़ लेते हैं, अतिशयोक्ति पढ़ लेते हैं, यानी 5-6 टाइप के पढ़ लेते हैं। उसके बाद आप लोग क्या करना, घर पे आपके पास जो भी किताब होगी उससे मैच करना। और दूसरी चीज, एक चीज याद रखना, अलंकार से क्वेश्चन एग्जाम में सही होगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि जिसको शब्दों के अर्थ पता नहीं होंगे, जिसको अगर हिंदी का कोई सेंटेंस या कोई आपकी काव्य दिया रहता है उसका अगर अर्थ पता नहीं है तो फिर तो आप फंस जाओगे। हाँ, डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि ये शब्दालंकार कितने टाइप के होते हैं, ये किस अलंकार का हिस्सा है, अर्थालंकार या शब्दालंकार, ऐसे तो आप कर लोगे। लेकिन अगर कहीं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है कि इसमें कौन सा अलंकार है और मीनिंग आपको नहीं पता होगी, तो थोड़ा सा इसमें फंसने
भूलने के चांसेस रहते हैं। फिर भी ये कोशिश करना कि घर पे जो बुक है उसमें जितने एग्जाम्पल दिए, सब मत पढ़ो कहता हूं मैं। देखो अब एग्जाम में क्या है कोई नहीं जानता, लेकिन आपके पास जो बुक है उसके एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करना कि यार आखिर इसमें कौन सा रूल फॉलो हो रहा है। अगर आपको रूल पता चल गया तो आप लोग इजीली उसको क्या कर लेंगे, पिक कर लेंगे कि इसमें कौन सा अलंकार है। ठीक है, अब हमने इसमें क्या देखने हैं, कई प्रकार के होते हैं। तो पहला लिखो उपमा अलंकार। ठीक है, पहला कौन सा आता है, उपमा अलंकार। उपमा का क्या मतलब होता है, सीधी सीधी बात है, जब आप किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से करते हैं, यानी जब आप कहीं पे तुलना करते हैं और ये कहते हैं कि हाँ ये इसकी तरह है या इसका जैसा है, तो वहां पे कौन सा अलंकार होता है, उपमा अलंकार। यानी जैसे आप लोगों ने एक गाना सुना होगा, चांद सी महबूबा मेरी, यानी वो अपनी महबूबा की तुलना किससे कर रहा है, चांद से कर रहा है ना। तो कहीं ना कहीं अगर इस प्रकार का कंपैरिजन होता है तो वहां कौन सा अलंकार होता है, अपने आप में उपमा अलंकार। ठीक है, चांद सी महबूबा मेरी ओल्ड सॉन्ग है, आपने सुना होगा। तो इस प्रकार से अपनी महबूबा की तुलना वो चांद से कर रहा, तो क्या अलंकार वहां पे होगा, उपमा। तो इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए, जहां दो भिन्न वस्तुओं या व्यक्तियों के रूप और धर्म और प्रभाव की दृष्टि से तुलना की जाती है। जहां दो भिन्न, क्योंकि डेफिनेशन भी पूछी जाती है। ठीक है, जहां दो भिन्न व्यक्तियों ऑब्लिक वस्तुओं की तुलना, वस्तुओं के रूप, धर्म या उनकी प्रकृति, यानी कैसा नेचर है, यानी एक प्रकार से रूप, धर्म या उनके प्रभाव की दृष्टि से तुलना की जाती है। ठीक है, ऑब्लिक प्रभाव की दृष्टि से तुलना की जाती है, दृष्टि से तुलना। यानी सिंपल सी बात है, आप उपमा अलंकार का मतलब है कंपैरिजन, यानी दो भिन्न व्यक्ति या वस्तुओं की आपस में तुलना होगी उनके किसी न किसी गुण या लक्षण को लेके, तो ऐसी जगह कौन सा अलंकार देखिएगा आपको, उपमा। अब मैं आपको उपमा का एक एग्जाम्पल लिखता हूं, उसके एग्जाम्पल से आपको पूरा उपमा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल लिखो, मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे आप लोगों ने लिखा, मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। ठीक है, इससे आपका ना कई चीजें बन जाती हैं। अब कई चीजें बनने का क्या मतलब है, देखो मैं आपको बताता हूं। इसमें क्या होगा, अगर आपको इस प्रकार का कोई दिया है, मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, इसका सीधा सीधा मतलब क्या है, इसके मुख की तुलना किसके साथ की गई है, चंद्रमा के साथ। यानी जहां पर आप दो भिन्न व्यक्ति या वस्तुओं की तुलना करते हैं, यानी मुख की तुलना चंद्रमा के साथ किया गया है, तो क्या हो गया यहाँ पे, उपमा अलंकार। अब याद रखना हमेशा, जिस चीज की तुलना की जाती है, यानी किस चीज की तुलना की है, मुख की, जिस चीज की तुलना की जाती है उसको बोलते हैं उपमेय। इसको ध्यान रखना। ठीक है, कभी हो सकता है कि आपसे मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, मैं उपमेय बताइए, क्या करोगे, ऑप्शन देगा मुख चंद्रमा सुंदर, बेहोश होने से बेहतर है, यहां पढ़ लो। ठीक है, जिस चीज से तुलना की जाती है उसको बोला जाता है उपमान। क्या बोला जाता है, उसको उपमान बोला जाता है। ठीक है, और जिस चीज की तुलना की जाती है, यानी किसकी तुलना की जा रही है, सुंदरता की तुलना की जा रही है, तो उसको बोला जाता है समान धर्म। ठीक है, यानी उनके अंदर क्या चीज समान है, उसको बोला जाता है समान धर्म बोला जाता है। ठीक है, और लास्ट आता है आपका, जैसे उपमेय हो गया, उपमान हो गया, समान धर्म हो गया, और जो मतलब आपका बताता है, क्या बताता है, उसको बोलते हैं वाचक शब्द। अब क्या बताएगा कहोगे, जैसे आपने कहा, इसको लिखो वाचक शब्द, वाचक शब्द। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जिस चीज की तुलना की जाएगी उसको बोला जाएगा उपमेय। उपमेय, जिस चीज से तुलना की जाएगी उपमान, जिस चीज के साथ कंपैरिजन किया गया, यानी उनकी सुंदरता के साथ कंपैरिजन किया है, वहां उसको बोला जाएगा समान धर्म। और इसका मतलब जो कंपैरिजन को दिखा रहा है, यानी उस चीज को क्या बोला जाता है, समान, जैसे इसमें वाचक शब्द बोला जाता है। ठीक है, तो अब सिंपल सी बात है, आपको क्या पूछेगा, उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं, तो हमेशा याद रखना उपमा के 4 अंग होंगे, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और समान धर्म। तो उपमा नीचे लिखो, उपमा के अंग, उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं, तो 4 अंग बता देना। कौन कौन से, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और समान धर्म। दूसरा आपसे पूछता है उपमेय क्या होता है, तो सिंपल सी बात है, उपमेय का क्या मतलब है, जिस चीज की तुलना की जाती है। ठीक है, जिस चीज की तुलना की जाती है उसको बोलते हैं उपमेय, जिस चीज से तुलना की जाती है उसको बोलता है उपमान, और इसके अलावा जो मतलब आपकी जिस चीज, ये जो मतलब क्या उनमें समान है उसको बोला जाता है समान धर्म, और जो बचता है उसको वाचक शब्द। तो इसको ब्रैकेट में आप लोग लिख लीजिए, उपमेय के ब्रैकेट में लिखिए जिस चीज की तुलना की जाती है, उपमान के ब्रैकेट में लिख लीजिए जिस चीज से तुलना की जाती है, इसमें लिखना जिस चीज की तुलना की जाती है,
जिस चीज से तुलना की जाती है और जिस चीज की तुलना की जाती है, यानी इसमें ये जो समान धर्म है यानी उनमें क्या सिमिलरिटी है उसको बोला जाता है समान धर्म। ठीक है, ये तीन चीजें आपको हमेशा ध्यान रखनी है। जो मतलब जिस चीज को जो दर्शा रहा है कि उनके बीच क्या है उसको बोला जाता है वाचक शब्द। तो ये आप लोग हमेशा याद रखना है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछता है उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं, तो उपमा अलंकार के हमेशा याद रखना 4 अंग होते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल और आपको मैं देता हूं, आपको ये और क्लियर हो जाएगा, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखिए, राधा बदन चंदन सो सुंदर। ठीक है, एक एग्जाम्पल लिख लीजिए, राधा बदन चंदन सो सुंदर। राधा बदन चंदन सो सुंदर, चंदन सो सुंदर, यानी राधा का जो बदन है वो चंदन के समान क्या है, कह रहा है सुंदर है। अब बताइए इसमें कौन सा अलंकार है। देखिए सिंपल सी बात है, राधा के बदन की तुलना चंदन से की गई है तो यानी उसके समान सुंदर है बता रहा है, तो कौन सा अलंकार होगा, उपमा। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा राधा बदन चंदन सो सुंदर में उपमान या उपमेय क्या है। तो राधा का बदन जिस चीज की तुलना की गई है उसको हमेशा याद रखना, जिस चीज की तुलना की जाती है उसको बोलते हैं उपमेय। ठीक है, यानी ये क्या हो गया, उपमेय। अब बताओ जिस चीज से तुलना की जाती है उसको बोला जाता है उपमान। तो यानी चंदन क्या हो गया, उपमान हो गया। ठीक, और जिस जो उनके बीच सिमिलरिटी होगी यानी किस चीज की तुलना की गई, सुंदरता की, तो ये अपने आप में क्या होगा, समान धर्म। समान धर्म, और समान धर्म से पहले जो होगा वाचक शब्द, वाचक शब्द। ठीक है, जो उनको जोड़ रहा आपस में। तो इस प्रकार से क्या हो जाता है, आपका उपमा अलंकार को समझने में आसानी हो जाती है। अब देखना उपमा 2 प्रकार के होते हैं। उपमा कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। तो उपमा अलंकार के टाइप जो होते हैं वो 2 होते हैं, और पहले उपमा को बोलते हैं पूर्णोपमा, यानी उपमा के चारों अंग अगर किसी मतलब काव्य में विद्यमान है, उपमेय भी है, उपमान भी है, वाचक शब्द भी है, समान धर्म भी है, यानी चारों अगर बिलोंग करते हैं तो उसको बोला जाता है पूर्णोपमा। क्या बोला जाता है, पूर्णोपमा। पूर्णोपमा यानी, ठीक है, इसका क्या मतलब है, उपमा अलंकार पूर्ण है, जबकि उपमा अलंकार में अगर कोई भी एक चीज इनमें गायब है इन चारों में से तो उसको बोला जाता है लुप्तोपमा, यानी लुप्त है चीज। ठीक है, यानी गायब है कहीं ना कहीं तो उसको बोला जाएगा लुप्तोपमा। लुप्तोपमा, इस चीज को ध्यान रखना। पूर्णोपमा इसके नीचे लिखो, चारों अंग विद्यमान, चारों अंग विद्यमान। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, उसमें चारों अंग अपने आप में, जो उपमा के 4 अंग मैंने बताए हैं, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और समान धर्म, ये 4 के 4 अंग इसमें होंगे, जबकि इसमें क्या लिखो, कोई ना कोई अंग गायब, कोई ना कोई अंग गायब, यानी उपमा का कोई ना कोई अंग क्या होगा, इसमें गायब होगा, तो इसका मतलब वहां पे लुप्तोपमा है। अब आप कहोगे सर एग्जाम्पल बता दीजिए। पूर्णोपमा का मतलब, ये तो पूर्णोपमा का एग्जाम्पल हो गया, ये और इससे पहले वाला जो एग्जाम्पल था, क्योंकि देखो राधा बदन चंदन सो सुंदर में क्या है, राधा बदन यानी उपमेय भी है, उपमान भी है, वाचक शब्द भी और समान धर्म, यानी चारों के चारों आपको दिख रहे हैं, तो इसका मतलब इसके ब्रैकेट में यहाँ पे पूर्णोपमा भी लिख लो। पूर्णोपमा यानी चारों चीज इसमें है। लुप्तोपमा का एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, जैसे मुख चंद्रमा के समान है। अब क्या मुख चंद्रमा के समान है, जो मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, जैसे इधर लिख देता हूं, देखो मुख चंद्रमा के समान है, मुख चंद्रमा के समान है। ठीक है, मैंने एक एग्जाम्पल लिख दिया। अब बताइए आपने क्या कहा, जिस चीज की तुलना की जाती है उसको उपमेय, आपको मिल गया, यहाँ उपमेय है। आपने कहा जिस चीज से तुलना की जाती है उसको उपमान, चंद्रमा मिल गया। आपने कहा तीसरा समान धर्म क्या है, देखो समान के समान, तो यहाँ तो वाचक शब्द तो मिल गया ही, तीसरा भी है वाचक शब्द, ये भी है, लेकिन किस चीज से, मतलब क्या है उनमें ऐसी सुंदरता, या क्या है मुख चंद्रमा के समान है, क्या है, पहलवान है, सुंदर है, काला है, गोरा है, कुछ तो ऐसा होना चाहिए जिसकी तुलना कर रहे हैं। हमने मुख की तुलना की, लेकिन मुख का कौन सा ऐसा गुण है जिस चीज की तुलना चंद्रमा से की जा रही है, तो ऐसा कोई गुण ही नहीं मिल रहा, ना सुंदरता मिल रहा, ना गोरा मिल रहा, ना काला मिल रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा। तो इसका सीधा सीधा मतलब है एक यहाँ पे अंग उपमा का गायब है, और वो जो अंग गायब है वो कौन सा गायब है, समान धर्म, यानी यहाँ से समान धर्म गायब हो गया, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, उपमा का लुप्तोपमा इसका जो टाइप हो गया। ठीक है, ये था आपका उपमा अलंकार। दूसरा आता आपका रूपक अलंकार इसके बाद, तो अगला हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, रूपक अलंकार। बहुत सिंपल है, ये जो अर्थालंकार के ये वाले पार्ट हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, एग्जाम में बैठोगे तो घर से किताब पढ़ के जाना जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं, क्योंकि इसके एग्जाम्पल करना ज्यादा नेसेसरी है। ये बेसिक चीजें तो सबको आ ही जाएंगी। ठीक है, एडवांस मार्क्स वही खींचता है जो इसके प्रैक्टिस करेगा। रूपक देखें,
उपमा से थोड़ा एक कदम आगे जाके, यानी उपमा अलंकार में आपने दो चीजों की कंपैरिजन किया था, यहां कंपैरिजन ना मान के दोनों को एक ही मान लोगे। यानी सिंपल सी बात है, जहां पे आप अभी तक तुलना कर रहे थे वहां आप तुलना नहीं करोगे, यानी तुलना न करते हुए डायरेक्ट मान लिया जाए कि हाँ ये है। अगर मैं ये कह दूं देखो मुख चंद्रमा है, ठीक है, एक एग्जाम्पल है, और मुख चंद्रमा के समान है, दोनों में क्या डिफरेंस है मुझे बताइए। दोनों में ये डिफरेंस है, इस वाले में मुख की तुलना चंद्रमा से की जा रही, ये नहीं कहा जा रहा कि आपका मुंह चंद्रमा है, लेकिन इस वाले एग्जाम्पल में आपने तुलना न करते हुए डायरेक्ट मान लिया कि मुख चंद्रमा है। यानी जहां आप उपमा अलंकार को, मतलब जहां आपने उपमा अलंकार में दो चीजों को कंपैरिजन किया था, जहां यहां पे आप क्या करोगे, दोनों चीजों को एक ही मान लोगे, यानी उपमा और उपमेय को आप एक दूसरे में लोप कर दोगे, यानी उसको मिला दोगे और तुलना न करते हुए डायरेक्ट मान लोगे कि हाँ ये है। तो ऐसी जगह कौन सा अलंकार होता है, रूपक अलंकार होता है, इसको ध्यान रखना। तो इसकी भी डेफिनेशन लिख लीजिए, जहां पर उपमेय व उपमान में भेद नहीं होता, यानी दोनों को आप लोग एक मान ले। अब आप ये मत कहना कि उपमा और उपमेय क्या होता है, जहां पर उपमेय और उपमान में भेद नहीं होता, ठीक है, उसको रूपक अलंकार, जहां पर उपमेय व उपमान में भेद नहीं होता, उपमेय व उपमान में भेद नहीं होता है, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं होगा, भेद नहीं होता। तो ऐसा अलंकार हमेशा याद रखना, कौन सा अलंकार कहलाता है, रूपक अलंकार, यानी जहां पर आप क्या करोगे, उपमेय व उपमान में भेद नहीं करोगे। तो इसके ब्रैकेट में लिख लो सीधे सीधे, जहां मतलब आप लोग अपने समझने के लिए ब्रैकेट में लिख लो, जहां पर तुलना न करते हुए डायरेक्ट मान लिया जाए कि ये एक ही चीज है, यानी जहां तुलना न करते हुए डायरेक्ट मान लिया जाए कि ये सेम चीज है, तो ऐसी जगह कौन सा अलंकार होगा, रूपक। जैसे एग्जाम्पल मैंने एक लिख दिया, मुख चंद्रमा है, मुख चंद्रमा है। अब बताइए मुख की तुलना किससे कर दी है, डायरेक्ट चंद्रमा से, कोई के समान ये वो कुछ तो कहा नहीं, यदि मुख ही चंद्रमा है कह दे रहा है तो इसका मतलब रूपक अलंकार हो गया, डायरेक्ट खा गया। दूसरा एक एग्जांपल लिख लो, चरण कमल बंदो हरिराई, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, पेपर में आता भी है, चरण कमल बंदो हरिराई, ठीक है, और ये इस एग्जाम्पल को आपने ध्यान से देखना भी है, पेपर में आता भी है, हरिराई, ठीक है, चरण कमल बंदो हरिराई। और ये जो एग्जाम्पल है सूरदास का है, और इसमें क्या किया गया है, जो मतलब आपका सूरदास का लिख देना, ठीक है, ये जो कमल है, यानी कमल फूल की तुलना, डायरेक्ट चरण की तुलना कमल कह दे, यानी चरण कमल, यानी चरण को सीधे कमल है कह दे रहा है, तो ये चरण कमल के समान नहीं कहा, जबकि चरण कमल डायरेक्ट बता दे रहा है चरण कमल है, तो इस प्रकार का अलंकार रूपक अलंकार होता है। और इसमें एक चीज याद रखना, थोड़ा सा पिछले वाले जो मतलब आपने उपमा अलंकार लिखा था, उसमें लास्ट में एक पॉइंट ऐड कर लो, महाकवि कालिदास को उपमा अलंकार का सम्राट कहा जाता है। उपमा का सम्राट लिखो, उपमा का सम्राट, सम्राट कालिदास, महाकवि कालिदास को उपमा का सम्राट कहा जाता है। जबकि रूपक का सम्राट लिखो, रूपक का सम्राट किस कवि को कहा जाता है, अगर पूछता है वो महाकवि कालिदास है तो ये महाकवि तुलसीदास है, ठीक है, इन दोनों को आप लोग ध्यान रखना। रूपक का सम्राट जो है तुलसीदास को कहा जाता है, तो लिखो तुलसीदास, तुलसीदास जी को इसका क्या कहा जाता है, सम्राट कहा जाता है। तो ये हो गया, तो आप इसको समझ गए होंगे कि रूपक अलंकार और उपमा अलंकार में क्या डिफरेंस है, ठीक है। अब रूपक भी क्या होते हैं, अपने आप में दो टाइप के होते हैं, एक को बोला जाता है अभेद रूपक, दूसरे को बोला जाता है तद्रुप रूपक, ठीक है। तो रूपक दो टाइप के लिख लो, रूपक आपका दो टाइप के होंगे, एक को बोला था अभेद रूपक, अभेद रूपक, और दूसरे को जो बोला जाता है उसको बोला जाता है तद्रुप रूपक, तद्रुप रूपक, ठीक है, तद्रुप रूपक। अभेद रूपक में क्या होगा, जहां आप डायरेक्टली मान ले रहे हैं, यानी मुख चंद्रमा है, आपने सीधे कह दिया कि हाँ ये अभेद रूपक है, जैसे जो अभी तक मतलब डायरेक्टली जहां पे आप मानते हैं मुख चंद्रमा है। लेकिन तद्रुप रूपक में थोड़ा सा डिफरेंस ये होगा, आप मानोगे तो है लेकिन उन दोनों को सेपरेट करोगे, आप मतलब ये कहना चाहोगे कि दो लोग हैं, एक ये वाला चंद्रमा है, एक ये वाला चंद्रमा है, यानी इसका सीधा सीधा एग्जांपल से समझोगे, उसको बोलोगे मुख दूसरा चंद्रमा है, यानी इसका मतलब क्या है, चंद्रमा अपनी स्वतंत्र आइडेंटिटी बनाया है और मुख दूसरा बनाया है, ठीक है, मुख दूसरा
चंद्रमा है, ऐसे समझो इसको, ठीक है। इसको इजीली आप लोग समझ गए होंगे। मुख चंद्रमा है, इसका मतलब अभेद है। आपने कह दिया कि मुख ही चंद्रमा है, दूसरा तद्रुप में क्या होगा, मुख दूसरा चंद्रमा है, यानी दोनों को आपने सेपरेट कर दिया, ठीक है। ये था आपका रूपक अलंकार। नेक्स्ट देख लीजिए आप लोग, आपको लिखना है उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है। यानी उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है। अब देखिए कई चीजें मैं आपको एक बहुत बढ़िया ट्रिक बता रहा हूं, जितने भी लोग आप मुझे सुन पा रहे हैं, आपको एक ट्रिक ये बताता हूँ। जब कभी पेपर में अलंकार आता है कि इसमें कौन सा अलंकार है, सिलेक्ट कीजिए, ठीक है। और आपको कोई रचना दी, कोई लाइन दी होगी ऊपर, कोई मतलब एक प्रकार की पंक्ति वगैरह दी होगी, तो हमेशा ये जरूरी नहीं है कि आप उस लाइन को पकड़ के उसमें ढूंढने में लगे रहो कि यार इसमें कौन सा अलंकार है, हम कौन सा सही करें। कभी कभी क्या होता है कि उसके जो 4 ऑप्शन है उनकी स्टडी करके अलंकार सही हो जाता है। यानी अगर आपको ऊपर दिया हुआ है, उसको आपने 2-3 बार उसके रीड किया, ठीक है। रीड करने के बाद आप उसके ऑप्शन में आए, पहला आंसर आपको रूपक दिया हुआ है यानी ऑप्शन में। अब आप सीधे दिमाग लगाना कि रूपक में होता क्या था, यानी उस रूपक क्या उस कंडीशन को मैच कर रही है, तो आपको पता चल जाएगा नहीं ये मैच नहीं करती, हटा दो। दूसरा ऑप्शन आपको यमक दिया है, ध्यान रखना यमक की परिभाषा क्या थी, उसमें क्या रिपीटेशन हो रहा था, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये यमक है तो यमक। यानी आप 4 ऑप्शन को स्टडी करने के बाद उस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। जरूरी नहीं है कि आप उसको पढ़ के डायरेक्ट सीधे बना लो, यानी उसके अपोजिट चलते हुए, यानी रिवर्स गियर में चलो, 4 ऑप्शन की स्टडी करो, उसके बाद कंपैरिजन करो उस लाइन से, इससे भी आपका सही हो जाता है। इसको ध्यान रखना है, ठीक है। तो उत्प्रेक्षा अलंकार का क्या होगा, इसमें देखें, जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना हो, यानी ये है नहीं करेगा, तुलना भी नहीं करेगा, बस एक प्रकार की पॉसिबिलिटी दिखेगा। अभी दिखाता हूं मैं आपको एग्जांपल, जहां पर अब आपको पता चल गया उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है, तो यहां लिखो जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना, उपमान की संभावना हो, ठीक है। इसका क्या मतलब है, आपको ये कोई नहीं कहेगा कि हाँ दोनों उपमेय और उपमान एक ही है या यहाँ पे कंपैरिजन किया जा रहा है। आप सिर्फ क्या करोगे, उपमेय में उपमान की संभावना ढूंढोगे। अब इसके लिए सीधी सीधी बात, यहाँ पे लक्षण लिखो, इसमें क्या देखने को मिलेगा, या इसके ब्रैकेट में आप लोग वाचक शब्द लिख दो, वाचक शब्द। इन शब्दों से आप इसको तुरंत पकड़ लोगे कि यार हम इसमें कौन सा अलंकार। देखो इसमें लिखो मनु जनु मानो, यानी मनु जनु मानो, ठीक है। अगर आपको ये शब्द दिखते हैं मनु जनु मानो, इसके अलावा मनो मनुहु जनहु, ठीक है, मनो मनहु जनहु, ये आपको शब्द दिखे मनो मनुहु जनहु, या आपके लिए एक और शब्द दिख गया जानो निश्चय इव और ज्यों, ठीक है। जानो निश्चय, जानो निश्चय इव और ज्यों। आपको अगर ये शब्द दिख गए आदि, इस टाइप के शब्द आकर कहीं लाइन पे पंक्ति में दिख गए, समझ लो कि ये कहीं ना कहीं उत्प्रेक्षा अलंकार है। क्योंकि ये जो है, ये मनु मतलब मानो, जनो मतलब जानो, यानी इस टाइप की, यानी वो क्या कहना चाह रहा है आपसे, वो ये कहना चाह रहा है कि संभावना है, यानी मुख मानो चंद्रमा है, यानी मुख मानो मुख मनो चंद्रमा है। अगर यहाँ ऐसा सेंटेंस दे दिया तो उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, क्योंकि मुख को मानो ऐसा लग रहा है कि वो चंद्रमा के समान है। यानी इस प्रकार से कंपैरिजन किया जाए जहां पर संभावनाओं को दिखाया जाए, और इस टाइप के वाचक शब्द अगर आपको दिखें तो सीधे सीधे समझ लेना कि इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसका एग्जांपल जैसे मैं आपको देखता हूं, चित्रकूट जनु अचल अहेरी, ठीक है। एग्जांपल लिखो, चित्रकूट जनु, चित्रकूट जनु अचल, ठीक है। चित्रकूट जनु अचल अहेरी, इसमें कौन सा अलंकार है अगर आपको पूछते हैं, तो सीधा सीधा बात है इसमें कौन सा, उत्प्रेक्षा। क्यों, क्योंकि अगर आपको समझ नहीं भी आता, आपको दिख गया कि जनु मनु मानो इस टाइप की दिखेंगे, तो चित्रकूट को मानो अचल है, यानी वो इस प्रकार से है, तो अपने आप में कौन सा होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। ऐसे ही एक एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे ले चला साथ में तुझे कनक ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण, ठीक है। यानी वो ये कहना चाह रहा कि मैं कनक को ऐसे लेकर अपने साथ चला, मानो या मनो, जैसे कि जो भिक्षु होता है वो अपने आप स्वर्ण लेके चलता है। यानी ले चला साथ में तुझे कनक, इसको पूरा लिखना, ले चला साथ में तुझे कनक, साथ में तुझे कनक, यानी कनक मतलब धतूरा भी होता है, कनक माने स्वर्ण भी होता है। ले चला साथ में तुझे कनक
ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण, यानी जिस प्रकार भिक्षुक जो होता है स्वर्ण अगर उसको मिल जाए, जिस प्रकार वो लेके चलेगा, ज्यों लेकर भिक्षुक स्वर्ण। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, आप देखो आपको ये दिख गया ना वाचक शब्द, तो इसी से आपने पकड़ लिया कि कहीं ना कहीं इसमें कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा। यानी सिंपल सी बात है, एक एग्जांपल और वही वाला लिख लो, मुख मानो चंद्र है। ठीक है, ये जैसे ये आपने मुख मानो चंद्र है लिख दिया, यानी मुख को चंद्रमा के समान माना गया है, न कि मुख को चंद्रमा कहा गया या नहीं तुलना की गई है। ठीक है, एक प्रकार का ये भी एग्जाम्पल आपका हो सकता है। ये सबके सब क्या हो गया, आपके उत्प्रेक्षा के एग्जाम्पल हो गए। नेक्स्ट आता है आपका प्रतीप अलंकार। अब जो है बचे अलंकार, लास्ट के 3-4 अलंकार और हैं, और वैसे तो किताबों में और भी दिए, बट आपका काम मैं कोशिश करूंगा कि इससे मतलब एग्जाम में हो जाए आपका इससे काम। बाकी आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी इनके एक्स्ट्रा अलंकारों की। 2-4 अलंकार और दिए होंगे, पढ़ जाना उनको। ठीक है, अपनी बुक में। प्रतीप, सीधी सी बात है, उपमा का उल्टा। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देगा कि उपमा का विलोम कौन सा अलंकार होता है, तो प्रतीप होता है। तो इसमें क्या होगा, उपमेय को उपमान और उपमान को उपमेय मानने लगोगे। ठीक है, उपमेय को उपमान व उपमान को उपमेय मानते हैं। मान लिया, माना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, उपमा का विलोम लिख लो इसमें, उपमा का विलोम, यानी उपमा का जस्ट अपोजिट है। आपने क्या किया, उपमेय जो है उसको उपमान मान लिया, और जो उपमान है उसको उपमेय मान लिया। एग्जाम्पल वही वाला पकड़ो, जैसे आपने कोई एग्जाम्पल पकड़ा, चंद्रमा मुख के समान सुंदर है, देखो उल्टा कर दिया आपने, चंद्रमा मुख के समान सुंदर है, तो ऐसा अलंकार क्या होगा अपने आप में, प्रतीप अलंकार। क्योंकि जबकि चंद्रमा से अभी तक कंपैरिजन कर रहे थे, अब चंद्रमा मुख के समान सुंदर है कह रहे हो, यानी आपने मुख को ज्यादा बड़ा चढ़ा के दिखा दिया चंद्रमा से, तो चंद्रमा मुख के समान है कह रहे हो, तो उल्टा हो गया, यानी उपमेय को उपमान कह दिया, उपमान को उपमेय कह दिया, तो ऐसा अलंकार प्रतीप अलंकार कहलाता है। ठीक है, प्रतीप अलंकार के बाद जो नेक्स्ट अलंकार आता है उसको नाम है अनन्वय। क्या होता है, अनन्वय अलंकार लिखो। ठीक है, अनन्वय अलंकार। अब अनन्वय कौन सा अलंकार होता है, इसमें क्या होगा, उपमेय को ही उपमान मान लिया आपने, दोनों एक ही है कह दिया, जैसे उपमेय को ही उपमान, उपमेय को ही उपमान मान लिया। अब आपको कि सर ये क्या बात हुई, ये बात हुई कि आपने इसको अलग अलग न करके दोनों को एक ही चीज माना है। जैसे मुख मुख के समान सुंदर है, यानी मुख की तुलना मुख से ही कर दी, दोनों एक ही को एक ही बना दिया आपने, मुख मुख के समान सुंदर है, समान सुंदर है, तो आपने क्या कर दिया, उपमा और उपमेय को एक ही मान दिया ना, तो सीधी सी बात है, इसमें क्या हो गया, अनन्वय अलंकार हो गया। ठीक है, नेक्स्ट जो अलंकार आता है वो आता है संदेह अलंकार, यानी सिंपल सी बात है, आपको संदेह, और इसका बहुत फेमस एक जो इसका एग्जाम्पल है, आप लोगों ने सुना भी होगा बचपन से ही। तो संदेह अलंकार में क्या होता है, आपको ये पता नहीं चलेगा कि यार ये उपमा है या मतलब उपमेय कौन सा है, उपमान कौन सा है, इस प्रकार से आप कंफ्यूज रहोगे। सिंपल सी बात है, जब उपमेय में उपमान का संशयात्मक ज्ञान हो, यानी एक प्रकार का कंफ्यूज, जब उपमेय में उपमान का संशयात्मक ज्ञान, संशयात्मक का मतलब एक प्रकार का कंफ्यूजन कि कौन सा चीज है। ठीक है, तो इसका एक बहुत फेमस एग्जांपल बचपन से पढ़ते आए होंगे आप लोग, सुना भी होगा आपने। इसका मतलब है सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है। देखना इसको एग्जांपल देखना, सारी बीच नारी है, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, नारी बीच सारी है। ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गया। और इसकी दूसरी लाइन भी लिख लो कि सारी है कि सारी ही की नारी है, कि सारी ही की नारी है, कि सारी ही की नारी है, कि नारी ही की सारी है, कि नारी ही की सारी है। ठीक है, अब देखो इसमें कैसा संदेह हो रहा है, देखो अब ये जो एग्जाम्पल है ये बहुत फेमस एग्जाम्पल है, बहुत बार पेपरों में भी आता है। इसमें है संदेह अलंकार, कैसे, देखो सारी बीच नारी है, यानी सारी के बीच में नारी है, या नारी के बीच में सारी है, यानी वो पूछ रहा है, क्वेश्चन कर रहा है, या सारी ही नारी है, या नारी ही सारी है।
तो आपको इस प्रकार से जहां पे दिखेगा वो संदेह अलंकार होगा, यानी सारी के बीच में नारी है या नारी के बीच में सारी है या नारी ही सारी है या सारी ही नारी है, तो इस प्रकार का जो अलंकार होगा वो क्या होगा, संदेह अलंकार, यानी एक प्रकार का इसमें कंफ्यूजन उसको क्या हो रहा है, बोलने वाले को हो रहा है। और लास्ट से जो अलंकार आपका आता है वो आता है अतिशयोक्ति अलंकार। देखो इसको नोट करने के बाद अतिशयोक्ति अलंकार, बाकी एक आध अलंकार, दो चार अलंकार हैं लुसेंट वगैरह की किताब में भी होंगे, वो पढ़ लेना आप लोग, ठीक है, वो उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर एक नंबर के लिए 3 क्लासेस ले जाना बहुत बेकार हुआ। अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति तो आप लोग ने बचपन से सुनाई है। अतिशयोक्ति मतलब जब किसी चीज को आप इतना बड़ा चढ़ा के कह दे कि वो इस लोक से परे लगे। इस लोक से परे का मतलब आपको इस धरती का लगे ही ना, इतनी ज्यादा बड़ा चढ़ा के आपने किसी चीज की तारीफ कर दी, आपको खुद ही कहोगे कि फेंक रहा है, मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है। यानी बहुत ही एडवांस लेवल की अगर आप किसी चीज की बड़ाई चढ़ाई करोगे जो इस लोक की, इस धरती की लगती ही नहीं, वो पॉसिबल ही नहीं लगता, वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। यानी जहां किसी वस्तु का इतना बड़ा चढ़ाकर वर्णन कि वो असंभव सा लगे, ठीक है। लिखो, जहां किसी वस्तु का इतना बड़ा चढ़ाकर वर्णन की वह असंभव सा लगे, वर्णन की वह असंभव सा लगे, ठीक है। यानी आपको लगेगा यार ये क्या बोल रहा है, इस टाइप का, कैसे पॉसिबल है, तो ऐसी जगह अतिशयोक्ति अलंकार होगा। इसका एग्जाम्पल जैसे मैं आपको देता हूं, एक एग्जाम्पल लिखो, लहरी व्योम चुमती उठती, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा, लहरी व्योम चुमती उठती, यानी जो लहरी है, लहरी कौन सी, मतलब समुद्र की लहरी, व्योम मतलब आकाश। अब बताओ कहाँ रह गया आकाश, कहाँ रह गया समुद्र की लहर, ठीक है, समुद्र लहर। क्या ये पॉसिबल है कि समुद्र की लहर इतनी उठी कि वो आकाश को चूम ले, पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या बोल रहा है, ज्यादा ही फेंक रहा, तो अतिशयोक्ति अलंकार हो गया। ऐसे एक एग्जांपल आपको मैं देता हूं, हनुमान की पूंछ में लगत न पाई अग्नि, यानी हनुमान की पूंछ में आग लगी नहीं थी और जो मतलब सगरी लंका जल गई, गए निशाचर भागी, यानी हनुमान की पूंछ में आग नहीं लगी थी और सारी लंका जल के राक्षस भाग गए। कैसे पॉसिबल होगा बताओ, अतिशयोक्ति नहीं हुई, आग ही नहीं लगी तो लंका कैसे जल गई। यानी वो इतना ज्यादा फेंक रहा है कि आपको खुद पता चल जाए कि हाँ यार ये बंदा फेंक रहा है, ठीक है। तो ये ऐसी जगह कौन सा अलंकार होगा जो वो मतलब आपको कल्पना से परे है, यानी जो इस लोक का लगता ही नहीं है, तो वो अतिशयोक्ति। इसको भी लिख लो, हनुमान की पूंछ में लगत न पाई अग्नि, हनुमान की पूंछ में लगत न पाई अग्नि, पाई अग्नि, ठीक है। सगरी लंका जल गई, सगरी लंका जल गई, भागे निशाचर, गए भाग निशाचर, ठीक है। देखो, सगरी लंका जल गई, यानी सारी लंका क्या होगी, जल गई, गए निशाचर भागे, यानी जितने भी निशाचर हैं यानी राक्षस हैं वो भाग गए, गए निशाचर भागी। तो इसमें कौन सा अलंकार होगा, अतिशयोक्ति अलंकार होगा, ठीक है। ये था आपका अलंकार से सेशन से संबंधित 2 क्लासेज हैं, 2-4 और छोटे मोटे दिए हैं उसने, लेकिन क्यों पढ़े, मतलब 3 क्लासेस क्यों वेस्ट करें, इसमें 1 नंबर का क्वेश्चन आना है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जो फैक्ट वाले हैं, कौन सा शब्दालंकार का हिस्सा है, कौन सा अर्थालंकार का, वो तो आप कर ही लोगे, डेफिनेशन भी आप कर लोगे, क्योंकि कभी कभी ना जैसे बहुत चालाकी करते हैं, ये डेफिनेशन पूछ देते हैं कि इसमें कौन सा अलंकार होगा, मतलब डेफिनेशन लिखी होगी। तीसरा जो सबसे टिपिकल क्वेश्चन आता है, इसमें कौन सा अलंकार है छांटना। मैं कह रहा हूं अगर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, आप 4 ऑप्शनों की स्टडी करना, उसके रूल याद रखना और बैक आप लोग गियर चलते हुए उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना, न कि डायरेक्ट लाइन पढ़ के सॉल्व करने में, यानी ऑप्शन पढ़ के सॉल्व करना है। इसका ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। फिर मिलता हूं आपके साथ अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिए, थैंक यू।